मैंने स्पेशली सर थोड़ा आपका रिसर्च जब करा तभी पता किया कि आपने गोल्डन बटन बहुत एक पॉपुलर हस्ती के हाथों ओपन करवाया था। वो जो कांच का था तो गर्म पानी में डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, हमने डाल दिया पानी में, एक्सपेरिमेंट में ब्लास्ट हो गया। और मैं 1.5 साल लगभग वो काम करते गए। मैंने उनको पूछा डू यू नो इंग्लिश, उसने बोला थोड़ा थोड़ा। आपको इंस्पायर कौन करता है? खुद को कभी कम ना आंकना, खुद में जरा झांक कर तो देखना, पाओगे तुम उसे जो काबिल है सब कुछ करने के। नामुमकिन कुछ नहीं जब कोशिश हो सच्ची, पहल हो नहीं। और इसी तरह की एक अच्छी हस्ती जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में काफी ऊंचाइयों को अर्जित किया है, ऐसे है हमारे सतीश धवले सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो खुशी की बात यह है कि मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई हैव लर्नड MSc और कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज। सर ने पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग्स बहुत सी की हुई है। आई थिंक 40,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे ऑफलाइन में। एंड विद 16+ years ऑफ एक्सपीरियंस सर के पास अभी 3 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है जो अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर यूट्यूब, ये जो आपकी जर्नी रही, ये आपने कैसे तय की इतने सालों में? मैंने जब देखा है 2016-17 से आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके थे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपने ये जो यूट्यूब की जर्नी है इससे क्या क्या पाया है और आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। पर उससे पहले मैं गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको मेरी 2 किताबें गिफ्ट करना चाहूँगा। तो मेरी एक किताब लेट्स मेक IT सिंपल है जो IT पर ही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए काफ़ी मदद कर सकती है। तो मेरी किताब लेट्स मेक IT सिंपल और दूसरी है डिकोडिंग जिंदगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप 12th के आसपास, आपके 12th के आसपास बताते थे कि आप पोइट्रीज एंड ऑल बहुत लिखते थे। तो एक है पोइट्री वाली और एक है IT तो मेरा बेसिकली अभी प्रेजेंट करियर है और ये मेरा पैशन था 12th से। ओके तो चलिए, दोनों भी मेरे लिए बहुत मतलब यूज़फुल रहेगी। और बेसिकली मैंने इस बुक के बारे में तो ना बहुत कुछ सुना था आपके, ऑलरेडी मैंने देखा है जब से आपने लॉन्च किया था, तो अभी आपकी तरफ से गिफ्ट भी मिला मुझे। और बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी यूज़फुल बुक है। इसमें ऐसे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इन्होंने क्लब करके रखे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा आप डायरेक्टली इस पे बैठे गूगल पे और सर्च किए कुछ वेबसाइट, ऐसा नहीं। इन्होंने लगभग 6 साल इस पर्टिकुलर बुक डिज़ाइन के लिए स्पेंड किए और अलग अलग फ्री रिसोर्सेज जो उन्होंने ट्रायल किए, पहले देखे कि भाई ये फ्री अवेलेबल है या नहीं है। जैसे आप उबंटू ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, रेड हैट ले लो, ये जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं अलग अलग, वो सारे यहाँ पे क्लब किए। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लाइक कौन से ब्राउजर्स आपको यूज़ करने चाहिए, किस तरह से वो अवेलेबल रहेंगे फ्री में आपके लिए। तो ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पे इस बुक में मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच शुभम जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं शुभम डुमरे शुरू करने जा रहा हूँ सतीश सर के साथ प्रश्नावली, जिसमें हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, उन्होंने यूट्यूब कैसे शुरू किया, बीच में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, इसके बारे में जानेंगे। और ऑफ कोर्स सर से बहुत सारी प्रेरणा लेकर हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल जो मतलब हर किसी के दिल में होता है कि यूट्यूब चैनल तो हम सब बना लेते हैं, पर यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है? पेशेंस तो हम जानते हैं कि आपकी 2016-15 से जर्नी शुरू थी, आज 2023 में आप मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स में हो, पर इतना पेशेंस कैसे? यानी इधर तक आने के लिए इतना पेशेंस बोलिए, हार्डवर्क रेगुलरली करना बोलिए, ये कैसे आपने मुमकिन किया, ये थोड़ा बताइए। पहले तो आजकल मैं बताता हूँ कि लोगों को लगता क्या है कि कोई भी फनी वीडियो बनाओ एंड अपलोड कर दो, वो वायरल हो जाएगा और रातों रात यूट्यूबर बनेंगे। मतलब मैंने ऐसे देखे लोग जो लोग बीबी की वाइन्स की वीडियो देखते हैं एंड लाइक दे आर लाइक उनकी तरह मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट वैसे नहीं होता है। तो रियलिटी इज दैट कि आपके पास ऐसा एक कंटेंट आपके अंदर, हर एक के अंदर एक हुनर रहता है, तो उसे वो ढूंढना है कि भाई आप कौन से कंटेंट को अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। किसी और को कॉपी करना मतलब वो कोई है नहीं, सेंस नहीं बनता है। आपकी कंटेंट को, आपकी हुनर को पहले ढूंढना है, आप कितने कंटेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे सकते हो वो देखना है, और उसके बाद आप यूट्यूब चैनल उससे रिलेटेड बनाना है। आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्वायर करो, कोई स्किल ही नहीं तो वो पहले एक्वायर करो। मार्केट में आपको अभी स्किल सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इवन यूट्यूब पे ही आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फ्री में भी है, पेड में भी, लेकिन एक स्किल को आप अच्छी तरह से एक्वायर कर लो पहले तो, और उसके बाद उसके ऊपर आपको लगा कि यार मैं अभी इसके ऊपर बहुत सारी कंटेंट, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसे बता सकता हूँ। जैसे आपने शेयर मार्केट का स्किल एक्वायर कर लिया, वहाँ पे अपना हाथ जमा लिया, यानी कि आप खुद इन्वेस्टमेंट कैसे करना जानते हैं, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, सब कुछ जानते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से वीडियो बनाना चालू करो, क्योंकि आपको एक ऑडियंस ग्रुप को टारगेट करना है, ये याद रखना है, दैट इज कॉल्ड नीश। एक नीश में आपको काम करना है, तब जाकर आप यूट्यूब आपको पहचानेगा। एंड ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को पेशन नहीं होता है कि भाई यार मैंने अभी 5 वीडियो डाले, अभी वीडियो क्यों नहीं जा रहा है मेरा, राइट। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरा लगभग
8 मंथ्स में वीडियो डालते जा रहा था। हाँ जी। 8 मंथ्स में वीडियो डाल रहा था और एक वीडियो तब जाके वायरल हुआ। 8वें महीने में एक वीडियो एक्सेल का, मैंने एक्सेल के डाले, मैंने बीच में इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा चालू किया लोगों को नॉलेज के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि यार मेरा ऑडियंस तो कंप्यूटर वाला है, तो ये बीच में नहीं लाना चाहिए सब्जेक्ट। तो मैंने ऐसे ट्रायल एंड टेस्ट किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, एक्सेल में तो मैं बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ और एक्सेल के बहुत सारे ऑडियंस भी है। तो फिर मैंने एक्सेल कंटिन्यू रखा और 8 महीने के बाद एक वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब ने वायरल। यूट्यूब बेसिकली आपको प्रमोट करता है जी, लेकिन तब जब आपके कंटेंट में दम हो, राइट। आपके कंटेंट में लगा कि यूट्यूब को यार इसका ऑडियो भी क्लियर है, इसका वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा है एंड ऑडियंस एटलीस्ट ऑडियंस उसे देख रही है। मतलब आप क्या करते हो, नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना देते हैं, अपलोड भी करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, मतलब बनना चाहते हैं, और अपलोड करने के बाद वो लोग सपोज अभी व्यू लाने के लिए अलग अलग मोबाइल से व्यू करते हैं, बस व्यू नहीं, यूट्यूब आपका वॉच टाइम भी देखता है, बिकॉज वहाँ पे एक AI टेक्नोलॉजी है जो आपको मॉनिटर कर रहा है। आपको वहाँ पे देखना है कि भाई आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। तो आप जिसको भी दिखा रहे हो वो ऑडियंस आपका है कि नहीं, मतलब वो वीडियो से देखना है या नहीं देखना है, पहले देख लो। रिलेवेंट ऑडियंस, तो रिलेवेंट ऑडियंस के साथ शेयर करो वीडियो और साथ में उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। लोग किसी को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो डालते हैं, वो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, यूट्यूब देखता है कि यार इनके ऑडियंस वीडियो नहीं देख रही है, वीडियो नहीं देख रही है, मतलब इसके कंटेंट में दम ही नहीं। तो उसके लिए वो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए एक मैसेज या एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना एक नीश ऑडियंस ढूंढो और उससे रिलेटेड कंटेंट को तैयार करते जाओ। परफेक्ट सर। अभी मैंने खुद आपसे शिक्षा ग्रहण की है तो मैं जानता हूँ कि आप IT के मास्टर हैं, बट साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि आपने एक्सेल, बाद में टैली और कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर अभी मैं देख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के भी कोर्सेज काफ़ी आपने लॉन्च किए। तो ये जो जर्नी है, मतलब मैंने आपका मंत्रा पढ़ा हुआ है कि सीखते जाओ और सिखाते जाओ, तो ये आप कैसे रेगुलरली अपने लिए अपनाते हैं और कैसे इस फिलॉसफी को लेकर आप आगे बढ़ते हैं? मेरा सिंपल सा रूल था पहले कि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि एवरी ईयर मैं एक नया कोर्स मेरे क्लासेस में इंट्रोड्यूस करूँगा, नया कोर्स। तो उसे सीखने के लिए क्लासेस में होता था क्या, मैं सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक लेक्चर लेता था, क्योंकि स्टार्टिंग जो फेज़ था हमारे क्लासेस में वहाँ पे ज़्यादा फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होते थे हमारे लिए, और मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता था। और फिर उसकी वजह से मैं संडे को अपना एक्चुअली जो टाइमिंग रहता था फ्री टाइम, लोग संडे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, रिलैक्स हो जाते, मैं तभी थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान देता था। एंड मैं एवरी ईयर लाइक कभी हार्डवेयर मैंने सीखा, कभी एडोबी इलस्ट्रेटर सीखा, कभी टैली सीखा, तो एक कोर्सेस में इंप्लीमेंट करते गया। और उसके बाद जब ये सारे कोर्सेज मैंने सीखे तो मुझे एक बात नोटिस हुई कि अगर जब तक मैं इसे सिखाऊंगा नहीं तब तक मुझे याद नहीं रहेगी। जी, जैसे मैं कोर्स सीखता था तो वहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट तो नहीं रहते थे, तुरंत एडमिशन तो नहीं होंगे, तो मैं मेरे जो एग्जिस्टिंग एडमिशन है, सपोज मेरे पास MS ऑफिस के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो MS ऑफिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फ्री में टैली का कोर्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा नॉलेज वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे, उनके सवाल से मेरा नॉलेज थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं फ्री में पढ़ा, मैं ये नहीं सोचता था कि मैं इनको फ्री क्यों पढ़ा, मैं ये सोचता इनको मैं पढ़ाऊंगा, इनके सवालों से मेरा और नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा और मैं रिपीट करूंगा, रिविजन मेरा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सीखते रहो और लोगों को सिखाते रहो, ताकि आपका नॉलेज इंप्लीमेंट होगा। लोगों का मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट में क्या होता है कि यार ये ट्रिक्स मुझे आ गई ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एंड द प्रॉब्लम इज वो खुद भूल जाता है वो ट्रिक्स को, क्योंकि वो यूज नहीं करता है, वो बताता भी नहीं है। इफ यू शेयर समथिंग लाइक नॉलेज, ऐसी चीजें शेयर करने से बढ़ता है, एवरीबॉडी नोज दैट। एंड द प्रॉब्लम इज दैट लोग वो शेयर करना नहीं जानते। शेयर करने से क्या होगा, उनको उनका बेनिफिट ही नहीं पता। तो शेयर करने से नॉलेज, ऐसी चीजें बढ़ने वाली। हाँ, पैसे की बात अलग है, वो शायद कम होता होगा, बट नॉलेज तो बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ा तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। सो ये आप रिलेवेंट समझ सकते हैं इस चीज़ों को। परफेक्ट सर। तो अभी आते हैं आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड पर। आपने जैसे बताया आप क्लासेस में सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ाते थे और संडेज के दिन भी आप काम करते थे, बट इस लेवल का जो डेडिकेशन है, ये बनने के लिए एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उतना रहा होगा, एक फैमिली बैकग्राउंड उतना रहा होगा, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। नहीं, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रगल रहा बोल सकते हैं। मतलब इतना आसान नहीं, इतना मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि अभी सिटी में हम लोग रहते हैं मुंबई में, तो यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड है। हाँ। मेरा तो विलेज से बेसिकली विलेज से बैकग्राउंड रहा, तो 12th तक तो मैंने विलेज में 12th साइंस मैंने कंप्लीट किया था। 10th में मैं स्कूल में टॉपर था और 12th में थोड़ा सा नीचे आ गया। रीज़न बिहाइंड इट कि अचानक 11th-12th में इंग्लिश आ गया, साइंस ले लिया, और वहाँ पे हमारे गांव में एक मतलब ये था कि भाई जो साइंस लेता है मतलब वो स्मार्ट बंदा, और अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स है तो आपको साइंस ही लेना है। मतलब ये एक परसेप्शन बन गया था, मतलब माइंड सेट ही था, आपको साइंस बनना है, एक तो आपको मेडिकल में जाना है, नहीं तो आपको इंजीनियरिंग में जाना है। और ये दो ही रास्ते थे। हमें ना इंटर्नशिप पता था, ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पता था,
ना कुछ भी पता था, मतलब बिजनेस क्या होता है या कुछ भी और दूसरी चीज़ें पैशन फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। 3 इडियट मूवी तो तभी आया भी नहीं था हमारे टाइम पे तो उसके बाद वो 2009 वगैरह, तो हमने मतलब मैंने सोचा कि यार अभी 12th तो कंप्लीट किया, अभी मार्क्स भी कम आ गया एंड घर वाले बोल रहे कि बीएससी वगैरह तो यार तू मत कर, तेरे लिए कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके देते, जैसे गाँव में शॉप वगैरह थे किराने के, ऐसा मेरा फादर का प्लानिंग था। तो मैंने सोचा यार नहीं है, अभी ये सब नहीं करना है, मुझे एजुकेशन में कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं एक रिलेटिव थे बेसिकली, तो रिलेटिव उनके पास यहाँ पे मुंबई में, उनका एक छोटा सा होटल था और वहाँ पे मैंने काम शुरू किया, छोटा सा एक समोसा चाय वगैरह बेचने का काम था। और मैं 1.5 साल लगभग वो काम करते गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से कुछ पैसे कमाऊँ तो मैं सीख सकता हूँ। और उस 1.5 साल में मैंने जो पैसे वहाँ से मुझे मिले उससे मैंने कंप्यूटर क्लास भी लगा दिया, और कंप्यूटर क्लास लगाया 1.5 साल में मैंने कंप्यूटर सीख लिया, क्योंकि मुझे वो काम लाइफ टाइम थोड़ी करना है यार, चाय समोसे थोड़ी बेचना। मैंने 12th साइंस किया, मैं जब चाय लेके जाता था किसी भी शॉप में, सलून में या कहीं पे भी, गोल्ड के शॉप्स थे आजू बाजू में वहाँ पे ज्वेलरी के, तो वो लोग पूछते थे अरे तू गाँव से आया, क्या कर रहा है, कितना पढ़ा है? मैंने 12th साइंस की है। तो बोलते यार 12th साइंस तूने किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चाय क्यों बेच रहा है? तो मैं वो बात हमेशा मेरे को क्लिक होती थी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कंप्यूटर क्लास तभी लगाया था, साइड बाय साइड कंप्यूटर कोर्सेस अलग अलग मैंने किया, एंड मुझे कंप्यूटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। हालांकि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था 10th के बेसिस पे डिप्लोमा के लिए, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो जो होता है ना एडमिशन प्रोसेस में बहुत डिले हो गया, एंड देन एडमिशन नहीं हुआ, मतलब वो रैंकिंग में मेरा एकदम लास्ट में नंबर लग गया था। तब तक पापा बोले मैं नहीं भर सकता इतना पैसा, ऐसा हो गया, सो छोड़ दिया आपने। तो वो बेसिकली वहाँ पे जर्नी कट हो गई थी, लेकिन वो फिर से मुंबई में स्टार्ट होगी वापस। और मुंबई में फिर मैंने BCA चालू किया बाद में, जब मैंने वो वहाँ पे जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली मैंने उनको बोला, जो रिलेटिव उनको बोला कि अभी मैं कंप्यूटर सीख चुका हूँ, मैं कंप्यूटर में जॉब करना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पे मैंने होटल छोड़ के कंप्यूटर में जॉब चालू किया और BCA स्टार्ट किया। और BCA में मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, लेकिन तभी मैंने जो कंप्यूटर का पढ़ाने का जॉब चालू किया था, तब उसमें मैं अकेला ही टीचर था। अगेन मेरा यहाँ पे फोकस करूँ या यहाँ पे फोकस करूँ, तो BCA में थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाया मैं, टाइम की वजह से मैं जा नहीं पाया, एंड 3rd ईयर मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। तो 3rd ईयर ड्रॉप आउट किया, लेकिन पहले और दूसरे साल में मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो मैं कंप्यूटर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं और अच्छी तरह से खुद भी सीख सकता हूँ। तभी मैंने वहाँ से गूगल चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, गूगल पे रिसर्च करना चालू किया और अलग अलग कोर्सेज सीखना तभी से स्टार्ट किया। तो बेसिकली जर्नी थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, मतलब इतना क्वालिफिकेशन मैंने अचीव नहीं किया, बट मैंने सेल्फ लर्निंग जो बोलते हैं ना, वो एटीट्यूड अंदर था कि कुछ तो करना है यार लाइफ में, तो लर्निंग करते रहना है। तो सेल्फ लर्निंग से मैंने ये सारी चीज़ें ना अचीव की। और बेसिकली आपको डिपेंड नहीं रहना, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आप कॉलेज में कर सकते हैं, मतलब BCA MCA करो या फिर MBA करो आगे, दैट इज़ ग्रेट आल्सो। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ भी है ऐसा, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट एक है कि आपको कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए। दैट इज़ ना द मेन थिंग जो हमें करना चाहिए फॉलो बेसिकली। सर की पूरी जर्नी से मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की टू सक्सेस। और इसी को लेकर भले ही कितने हर्डल्स आए, लाइक एक लड़का जो गांव में था वो यहाँ आकर चाय समोसे बेच रहा था, और उसके बाद उसने खुद का कंप्यूटर लर्निंग स्टार्ट किया और आज अपना मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स का साम्राज्य बना के बैठा है। दिस इज रियल लाइफ KGF जो मैं बोल सकता हूँ कि वो ऐसा होता है। जैसे आप एग्जांपल में बताऊँ, मतलब मैं जब कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ाता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे यहाँ पे कितनी सैलरी मिली। मैंने एक भी बार, जो ओनर थे बेसिकली, उनको एक भी बार मेरे सैलरी के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा था कि मुझे इतना क्यों दे रहे हो और मुझे इस महीने में इंक्रीमेंट चाहिए इस साल में। मैंने 13 साल लगभग जॉब किया उनके पास एक ही जगह पे, बट मैंने उनको कभी ये कहा नहीं, क्योंकि मेरा फोकस वहाँ पे नहीं था। मेरा फोकस था मेरा पैशन, टीचिंग मेरा पैशन था पहले से। जब स्कूल में टीचर डे हुआ करता था तब मैं टीचर बनता था, ऐसा था। तो मेरा पैशन था यार, मुझे तो ये काम करने में मजा आ रहा है। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक मैं पढ़ाता था, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। इवन मैंने 15 दिन जॉब भी किया था, जब मैंने होटल छोड़ा था तो 15 दिन डेटा एंट्री मैंने जॉब किया था। एंड तभी मुझे पता चला कि क्या नहीं करना है लाइफ में। ये तो समझना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। लोगों को ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे तो टीचिंग अच्छा लगता है, मैं वही करूँगा बेसिकली। एंड वही आपको ढूंढना है कि आपको अच्छा क्या लगता है जी। बेसिकली वही प्रॉब्लम होता है हमारा। हम जब सोचते हैं कि यार नहीं अभी मैं जॉब करूँगा, सैलरी कमाऊंगा, फिर सैलरी के चक्कर में हम अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज़ में बिजी कर देते हैं और हमें हमारा वो पैशन भी नहीं होता है, बस हम अर्निंग को फोकस करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैशन को फॉलो करोगे तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक होगा। इवन सचिन तेंदुलकर भी वही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैशन फॉलो किया। उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि यार मुझे कितना आ रहा है, एंड नाउ उनको कुछ भी टेंशन नहीं, बिकॉज ऑफ पैशन फॉलो। सो फॉलो योर पैशन, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सुपर मंत्रा सर, फॉलो योर पैशन। एंड इसी के रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो ये जो YouTube पर आपने अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है चैनल्स का, यहाँ मैं देखता हूँ कि आपने
और भी कई सारे क्रिएटर्स को अपने साथ लाया है अभी। इन सालों में मैं देखता आ रहा हूँ कि शुरुआत में सिर्फ आप सोलो करते थे, आप ही अलग अलग कैरेक्टर्स भी प्ले करते थे। अन्ना देखा हुआ है मैंने साउथ का आपका, तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स को आपने बहुत बखूबी निभाया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप इवन दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक एनेबलर बन रहे हैं। तो ये आपका थॉट प्रोसेस क्या है? बेसिकली अन्ना से मैं बता दूं, लोग मुझे साउथ इंडियन समझते हैं मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बट वो अन्ना कैरेक्टर एक्चुअली मैं केरला गया था एंड तभी उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी लगी जी। तो वो थोड़ा सा, जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वो जो ड्राइवर आया था कैब का, वो बोला कि मैंने उनको पूछा डू यू नो इंग्लिश, उसने बोला थोड़ा थोड़ा तो मुझे वो साउंड एकदम क्लिक हो गया और बहुत अच्छा लगा, मतलब वो स्वीट लैंग्वेज लगी। और फिर मैंने बोला डू यू नो हिंदी, तो बोला लिटल लिटल थोड़ा थोड़ा पता है जी। तो मुझे तब से उनसे मैंने बात किया और तब से मेरे को वो एक कैरेक्टर अंदर घुस गया था। तो वो फिर मुझे एक थोड़ा सा क्या वीडियोज जो है ना, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है अपना लर्निंग जो कंटेंट है, हाँ। वो लोग तभी ग्रैब्स करते हैं जब रिक्वायरमेंट होता है, मतलब तभी जाके देखते हैं कि भाई हाँ मुझे अभी कल जाकर ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं पावर पॉइंट सीख लेता हूँ, तो तब जाके वो होता है, ऐसा होता है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मैंने बहुत सारे वीडियोस तो बनाए लर्निंग, मतलब मैं पहले ऐसे एकदम क्या बोलते हैं ना सीरियस टाइप की वीडियोस पहले स्टार्टिंग बनाता था, यूजफुल एंटरटेनमेंट नहीं था उसमें ज़्यादा। और तब मैंने नोटिस किया कि यार लोग इसे देख क्यों नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उनको बोरिंग टाइप फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप चीज़ बताया जाए तो लोगों को सीखते सीखते बोर नहीं होगा एंड उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने वो चीज़ कब सीख ली। तो फिर मैंने वो एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया अन्ना का, जिससे लोग बहुत ये कर रहे हैं आजकल। एंड मेरा यही है कि भाई आप अगर सीखते समय बोर हो रहे ना, तो वो पढ़ाई में आपका मतलब यही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं पहली चीज़ तो। और अगर आपको कोई चीज़ कंपलसरी इंटरेस्ट नहीं, अभी तो क्या होता है कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं तो भी चलो भाई करना ही है। तो उस टाइम पे आपको वो पर्टिकुलर चीज़ फोकस करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की कि भाई एंटरटेनमेंट तरीके से कंटेंट रहो। और एक बार आप पढ़ने लगोगे तो फिर एंटरटेनमेंट बीच बीच में हो रहा है, जोक्स हो रहे हैं, तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, आप सीख भी पाओगे बेसिकली। सो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है मेरा एंटरटेनिंग के पीछे। एंड ओवरऑल अब देखोगे अलग अलग जो कंटेंट का आपका सवाल है, मतलब मैंने अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग चैनल्स क्यों निकाले। तो लर्न मोर एक मेरा पहला बेसिक चैनल था जहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस भी हो गया था, लाइक 1.5 लाख के आसपास हो गया था वो। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, टैली का वीडियोस डाला, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली, और उनके वीडियोस मैंने डाले उसी चैनल पे। पहले मैं एक्सेल के वीडियोस डालता था, अब मुझे टैली सॉफ्टवेयर भी आता है और बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है, 20+ सॉफ्टवेयर अराउंड कंप्यूटर में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ और उनको उनका मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ बेसिकली, मैं सीखता रहता हूँ उनको। तो फिर मैंने टैली के जैसे वीडियो डाल दिए तो वहाँ पे व्यूज़ बहुत कम आ गए एंड मैंने सोचा यार ये ऐसा कैसे हो गया। फिर बाद में मैंने अलग अलग यूट्यूब पे चेक किया, मैं हमेशा यूट्यूब पे चेक करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार आपने एक नीश ऑडियंस तैयार कर लिया और आप कोई बीच में दूसरा सब्जेक्ट उसमें डाल देते हो तो जरूरी नहीं कि ऑडियंस सब वो देखे। करेक्ट। एक्सेल वाली ऑडियंस टैली का वीडियो नहीं देख सकती, कुछ ही परसेंटेज रहेंगे जिनको टैली और एक्सेल दोनों लगेंगे। तो मैंने सोचा यार ये गलत हो रहा है, मैंने सोचा आप एक काम करते हैं टैली के लिए अलग चैनल ओपन करते हैं। एंड जैसे टैली के लिए अलग चैनल किया, ग्राफिक्स के लिए अलग चैनल, 2 चैनल अलग किए और वो चैनल बूम हो गए, वो अपने अपने निश ट्रैफिक में, तो वो चैनल चलने लगे अच्छे से। तो मुझे पता चला यार अच्छे चलते हैं। फिर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फिर मराठी में एक चैनल ओपन किया और अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए भी अलग चैनल निकाला। तो जितना मुझे पॉसिबल हो सकता था मैंने उतने चैनल्स निकाले। अब क्या होता है कि एक बार आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते, जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अभी 2 मिलियन हो गए, तो आप इतने कंटेंट तैयार नहीं कर सकते जी। रीजन होता है कि इतने सारे चैनल पे एक साथ इतने सारे वीडियोस, और अभी आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, आपको वीडियो की क्वालिटी मेंटेन करना है, कंटेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। कुछ भी कंटेंट वही रिपीटेड डाल के मतलब नहीं, लोगों को कुछ नया फील हो जाए। तो इसके लिए फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि यार हर एक चैनल को अलग अलग एक टीचर्स के लिए किया जाए। तो अभी हमारे पास एक अकाउंटेंट स्पेशल है जो टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय सर करके, वो टैली चैनल को मैनेज कर रहे हैं। वैसे एक राम जीवन है, वो रियल ट्यूटोरियल चैनल को मैनेज कर। तो ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि फिर वो वर्कलोड, एक्चुअली क्या होता है पैसिव अर्निंग का कंसेप्ट मैं समझ गया कि भाई यार अकेला आदमी बोलते हैं ना, वो क्या अकेला चना पहाड़ तोड़ने का बहुत बराबर, इतना सारा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा यार इसे डिवाइड करते हैं एंड लेट देम वर्क, लाइक वो लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे एंड धीरे धीरे वो भी है ना उस चीज पे आ जाएंगे जैसे मैंने किया है बेसिकली। परफेक्ट। यही फिलॉसफी है कि इफ यू हैव टू गो फास्ट गो अलोन। अगर आपको तेज जाना है तो आप अकेले जाइए, बट अगर आपको दूर तक जाना है, टू गो फार, देन यू वुड नीड अ टीम। और आपने टीम के साथ टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, इसको बहुत बखूबी रियलिटी में लाया। सो इसके ऊपर आपके लिए अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि सर के पास अभी एट दिस मोमेंट 7 सिल्वर बटन्स है यूट्यूब की तरफ से और 1 गोल्डन बटन है। मैंने स्पेशली सर थोड़ा आपका रिसर्च जब करा तभी पता किया कि आपने गोल्डन बटन बहुत एक पॉपुलर हस्ती के हाथों ओपन करवाया था। तो ये क्या कहानी है? बेसिकली गोल्डन बटन पॉपुलर मेरे लिए हो, वर्ल्ड के लिए है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने लिए एक रहता है ना, बचपन से जिस पर्टिकुलर इंसान को आप फॉलो करते आ रहे हो, जिनकी
बातें सुनते आ रहे हो, उनकी वजह से आप कुछ बने हो ऐसा आपको लगता है, तो उन्हीं से आपको है ना हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा लगता है कि एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आप कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहो उनको, ऐसा लगता है। तो बेसिकली फिर जो मुझे गोल्डन बटन मिला था, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि यार जब गोल्डन बटन आएगा तो मेरे जो प्राइमरी टीचर है बेसिकली, जिनकी वजह से एक मोटिवेशन अंदर भर गया था कि लाइफ में कुछ करना है, वो हमेशा कहते थे कि यार क्या तुम विलेज है ना गांव में रहने वाले लड़के हो, तुम्हारे पास जो दिमाग है ना वो किसके पास भी नहीं है। मतलब आप शहरों के लड़के देखोगे ट्यूशन लगाते ये करते हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना ब्रेन है, क्योंकि तुम्हारे पास नेचुरली वो सब चीजें मिलती है और उनके वजह से एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है। मतलब हम स्मार्ट है नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था बहुत स्मार्ट है। वो होता है ना एक कंपैरिजन शहर का लड़का और गांव का लड़का, मतलब लोग सोचते हैं यार गांव का मतलब क्या है ऐसा वैसा, लेकिन उल्टा कहते थे, बोलते यार गाँव के लड़के बहुत स्मार्ट रहते हैं, शहर के लड़के एकदम यार क्लासेस लगाते ये करते फिर भी उनके स्कोर इतने नहीं होता, ऐसा होता है। तो उन्होंने ये चीज़ हमारे अंदर भर दी थी, इसकी वजह से हमें लगता था कि यार हम सबसे मतलब अच्छे हैं भाई, और वो मोटिवेशन अंदर रहता था और वो मोटिवेशन हमेशा रहा कि कुछ तो कुछ लाइफ में करना ही है। तो उसकी वजह से उनका जब भी कभी भी कुछ या ना अचीव कर लेता तो उनकी याद आती यार उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे। तो मैंने बोला यार गोल्डन बटन उनके है ना, गारुड़कर नाम है उनका और वो प्राइमरी टीचर है मेरे। सो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने रेगुलर हमें गाइड किया और यहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ उनकी वजह से बेसिकली। तो ये बेसिकली उनकी वजह से, इसीलिए मैं बेसिकली उनके साथ मतलब हमेशा मैं कुछ भी रहता है, टीचर्स डे आ गया तो मैं उनको कॉल करूँगा, कुछ ना कुछ छोटा सा एक गिफ्ट मेरी तरफ से उनको रहता है, तो हमेशा चालू रहता है मेरा ऐसा। काफ़ी बढ़िया है सर, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि आप गुरु जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं उनको हमेशा याद रखते हैं। 5 सितंबर ही नहीं बट बीच में आप उनको कभी कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया बात है ये। हमारे पहले गुरु तो माँ बाप रहते हैं, हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन उनके तो हम हमेशा करीब रहते हैं, बट जो हमें प्राइमरी या फिर जो भी है ना आपका सेकेंडरी रहेगा, तो उस टाइम पे जो उनका जो इम्पैक्ट होता है ना आपके ब्रेन पे वो अलग लेवल पे होता है, क्योंकि आफ्टर लाइक 10th आपका थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ जाता है, या 11th-12th में आप टीचर को अलग एंगल से देखते हैं, उनका प्रोफेशन वो समझते हैं। लेकिन आप बचपन में जब रहोगे तो एक मेंटर जो होता है, मेंटर भी नहीं आपका एक फ्रेंड भी रहता है वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए, तब भी वो जब भी वो देखते थे ना तो मुझे कभी डांटना मतलब प्यार से समझाना रहता है, मुझे कभी मारते नहीं थे। उनको पता था कि यार ये लड़का ऐसा है कि इसको बस 2 चीज़ों से समझा दो, क्योंकि मेरे से थर्मामीटर, मैंने एक एक्सपेरिमेंट में हमेशा करता था। 7th में मैं था और थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी बेसिकली रहता है, तो उसको हम क्या करते थे, अब उन्होंने बताया था कि ये टेम्परेचर बढ़ता है, तो मुझे 100 तक लेके जाना था उसे, तो हम माचिस जलाते थे, उसके नीचे पकड़ देते, माचिस जलाते थे और हम 100 तक लेके गए। तो मैंने बोला अभी 100 तक, हम 2-3 फ्रेंड थे, 100 तक टच हो गया, मैंने बोला एक काम करा अभी नेक्स्ट इसको 0 कर देते, तुरंत पानी में डालते, कितना होता देते, अभी पता ही नहीं कि गर्म वो जो कांच का था तो गर्म पानी में डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, हमने डाल दिया पानी में, एक्सपेरिमेंट में ब्लास्ट हो गया, तो थर्मामीटर ब्लास्ट हो गया। लेकिन जब उनको पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बस ये कहा अरे एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन यार स्कूल का सामान बर्बाद मत करो, मतलब इतना डाटा भी नहीं, और उन्होंने खुद के सैलरी से वो ये कर दिया, स्कूल को पे कर दिया। तो ये बेसिकली हमें एकदम क्या बोलते हैं ना अंदर से फील हुआ कि यार ये हमारे लिए कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वो जानते थे कि नीड मतलब ये क्यूरियोसिटी बेसिस पे हम कैसे काम कर वो देखते थे, और वो उसके लिए डांटते नहीं थे हमें बेसिकली ऐसा। बेहतरीन उन सर को मेरी तरफ से भी शत नमन कि इतना बढ़िया एक मेरे लिए गुरु बना दिया उन्होंने। एंड इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे पिताजी उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली, माता जी उन्होंने ट्रेनिंग ली, सिस्टर उन्होंने ट्रेनिंग ली, मैंने ली, आपकी मेरे रिलेटिव्स, मेरी पूरी फैमिली ने आपसे ट्रेनिंग ली है। तो एज ग्रुप्स अगर आप देखें तो सब अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट कौन है और सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट कौन है अभी? यंगेस्ट स्टूडेंट्स मेरे पास एक्चुअली 3rd स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट था, जहाँ पे हमारा क्लासेस था, उसी कॉलोनी का बेसिकली एक लड़का था, और वो 3rd स्टैंडर्ड का होके भी वो बहुत मतलब उसे ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता था, तो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर से, उसके माँ बाप भी उसे बहुत प्रमोट करते थे, उनके घर पे कंप्यूटर भी था, लेकिन वो चाहते थे कि यार ये बहुत सीखे। तो मैं देखता था यार उसे कोई भी चीज़ बताऊँ वो मेरे से आगे ही रहता था। पहली चीज़ तो यंगेस्ट स्टूडेंट में, अभी वो इतना छोटा होके भी वो फटाफट चीज़ें कर लेता था, ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी उसकी। एंड दूसरा जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट है एक डॉक्टर थे बेसिकली, और वो हम सेम कॉलोनी में थे एक्चुअली वो भी, एंड वो डॉक्टर रिटायर हो गए थे, मतलब उनको कंप्यूटर में इसलिए सीखना था कंप्यूटर क्योंकि उनके जो बेटा और बेटी थे वो आउट ऑफ कंट्री थे। ओके, सो आउट ऑफ कंट्री तो उनको स्काइप पे चैट करना, बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती ना, इमेजेस उनको भेजना, तो ऐसी चीज़ें उनको सीखनी थी, उनको बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं पता था। तो और फिर उन्होंने मेरे पास ज्वाइन कर लिया, तो लिटरली उनको पहली बार माउस पकड़ते समय बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब मेरे पास वो 3 महीना कंटिन्यू सीखे तो वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए बाद में, बोले सर आपकी वजह से मैं सीखा, क्योंकि इतनी
एज के मतलब 72 एज मतलब आप देख लो ना Wow. कि उस एज में आपको सीखने का कुछ है कुछ भी, और मुझे भी लगा यार इनमें सीखने का कुछ है तो मैं सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने स्लोली सारी चीज़ें सीखी। उनको पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह नहीं सीखना था, उनको उनके काम की चीज़ें सीखनी थी। इंटरनेट इस्तेमाल करना आना चाहिए, गूगल पे सर्च करना आना चाहिए, सर्फिंग मतलब जो बेसिकली होता है। आजकल तो सब ईजी हो गया वो, लेकिन तभी वो नया था। जी। तो 2007-8 की बात है, तो तभी उन्होंने मेरे पास सीखा था। तो वो वहाँ से मेरे पास बहुत सारे अलग अलग लेवल के फिर स्टूडेंट्स आ गए, अलग एज के आ गए। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस आ गया कि भाई अगर कौन से भी एज का आपके पास कैंडिडेट हो, वो कैसे सीख सकता है। बेसिकली उसे सिखाने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मेरे अंदर पैशन नहीं होता तो मैं सिखा नहीं पाता। बेसिकली उनको माउस पकड़ना भी नहीं आता। मैं एक बार बताता लेफ्ट क्लिक करना है तो फिर वो भूल जाते लेफ्ट करना है राइट करना है, लेफ्ट करना राइट करना है क्योंकि वो इतना कैचिंग पावर नहीं था उनके अंदर। तो वो पैशन अंदर आ गया और उससे मेरे पास क्या बोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। आपकी बॉडी वैसे डेवलप करने लगती है कि भाई किसी भी ना एंगल के से स्टूडेंट मतलब कितना भी स्लो लर्नर रहने दो, आप उसे सिखा सकते हो, या कितना भी फास्ट हो आप उसके स्पीड के हिसाब से मैच करके सिखा सकते हो। तो वो मैं सीख गया वहाँ पे बेसिकली ऐसे। फैंटास्टिक सर। और मैं इसी से आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे एक आध दो स्टूडेंट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे जो अटेन कर चुके एकदम हाईएस्ट हाइट्स विद लर्निंग्स फ्रॉम यू? बेसिकली यस, एक स्टूडेंट है बेसिकली, पंकज नाम है उनका, जो लोधा में एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। एंड ही इज गेटिंग अराउंड 60, लास्ट टाइम उसने बताया था 60K पर मंथ था उसका सैलरी। एंड 60K उसका इन हैंड आता था, मतलब वो पेरोल पे था, तो हाँ सब लगभग 65-70 के आसपास था। तो उसका अच्छा खासा एक मतलब ये होता, क्योंकि उसने बेसिकली मेरे पास से VBA लर्निंग किया था, ऑटोमेशन जो होता है एक्सेल में, और वो ऑटोमेशन पे अच्छा कमांड था उसका। एंड दूसरा जो स्टूडेंट है वो एक बेसिकली डेटा एनालिस्ट पे काम करता है, अमर करके नाम है उनका। तो डेटा एनालिसिस कंपनी में पहले वो कोलगेट में था, अभी वो रिलायंस में, तो वो भी अच्छे पोजीशन पे वहाँ पे। और देखा जाए तो ये तो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे। अब ऑनलाइन में तो मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं बात करूँ तो कतार में भी स्टूडेंट अवेलेबल है, दुबई में भी अवेलेबल है बहुत सारे, एंड वो कांटेक्ट में मेरे। एंड उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे एक वीडियो में मैंने डाला है, उनके रिव्यूज़ वगैरह उन्होंने दिए। तो ऑल ओवर इंडिया तो है ही है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट में। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया है जिनका वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है एक रिप्यूटेड फार्मा कंपनी में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोजिशंस पे ना वो स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन मेरे से अभी सीख रहे बेसिकली। सुपर्ब सर, सुपर्ब। और मैं भी आपको मतलब पूछना चाहूँगा कि मैंने कमेंट्स पढ़े आपके यूट्यूब वीडियोस पे, जो कमेंट्स होते हैं या आपके ऊपर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए, वो सारे भी मैंने रिसर्च के दौरान पढ़े थे। तो एक चीज़ मुझे हमेशा दिखी कि लोगों ने आपको हमेशा दुआएं दी है, सेइंग दैट कि यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि आपके जो कोर्सेज की प्राइसिंग है वो भी आपने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। लाइक और कई सारे कोर्सेज तो फ्री भी रखे हैं, सो दैट लर्निंग को एक बोलते हैं ना प्रोग्रेस मिले, लोगों को एक सीखने के लिए जरिया मिले। तो ये जो थॉट प्रोसेस है आपका कि इतना अफोर्डेबल कैसे आप ऑपरेट कर पाते हो, मतलब इतना सब सेटअप हो गया, शूट का सामान हो गया, इट्स नॉट ईजी उसमें ऑफिस रन करना और फिर भी इतना अफोर्डेबली सबको करवा के देना सब कुछ, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि लर्निंग में मेरी मतलब मेरे रिसोर्सेज क्या लगते हैं मैं वो देखता हूँ जी। मुझे वन टाइम सपोज मुझे एक रिकॉर्डेड कोर्स देना है किसी भी स्टूडेंट्स को, तो रिकॉर्डेड कोर्स के लिए मुझे वन टाइम उसके पीछे मेहनत करनी, पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग करना है, एंड उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म की फीस और मेरा जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसमें इनसे निकल आ जाए जो मेरा मेहनत है उसके, तो इसलिए मैंने कोर्सेज की प्राइस उतनी रखी। मैं नहीं चाहता कि यार भाई कि ये जो मैं कोर्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा रखूँ जहाँ पे स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखोगे तो जो स्टूडेंट है मेरे चैनल को फॉलो करने वाले, मैंने जहाँ तक देखा है वो सभी स्टूडेंट हमें एनालिटिक्स में पता चलता है वो ज़्यादातर अभी ऐसे स्टूडेंट्स है जो लोग 10th और 12th कर चुके हैं। एंड मैं समझता हूँ कि सभी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज स्किल कोर्सेज सीखने तो एक्स्ट्रा पेमेंट पैसे घर से मिलेंगे, तो वो इतने 10,000 15,000 या 20,000 पे नहीं कर सकते कि कोर्सेज के लिए। मार्केट में अगर आप देखोगे तो सिंपली टैली के लिए 9,000 चार्ज करते, एक्सेल के लिए 15,000 चार्ज करते। तो ऐसे इतनी सारी फीस भरने के बाद भी उनको वो नॉलेज भी नहीं मिलता है पहली चीज़। तो मैं सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट इतना तो पे नहीं कर सकता, और मेरा तो रिकॉर्डिंग क्लास है, एंड रिकॉर्डिंग क्लास अगर वो प्लेटफॉर्म फीस में मुझे मिले और थोड़ी सी फीस मुझे मिले तो उतने में ही मैं अगर उनको सर्व करूँ अच्छी तरह से तो वो स्टूडेंट मेरी माउथ पब्लिसिटी करेगा एंड मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस भी हो रहा है साथ में, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी हो रही है कि यार 500 में आपको कोर्स मिल रहा है एंड दैट इज यू आर गेटिंग लिटरली विद प्रैक्टिस फाइल सब कुछ वीडियोस और एडवांस भी मिल रहा है, जो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो बेसिकली वो उतना रहता ही नहीं। 15,000 पे करके भी आपको जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग का पैसा लगाना पड़ता है, वहाँ पे लेक्चर मिस हो गया तो रिपीटेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑफलाइन में। एंड अगर वो देखा जाए तो वो जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं वो एक्सपर्ट मतलब बहुत सारे कम क्लासेस है जहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं,
तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जहाँ पे वही स्टूडेंट सिखाते हैं और वही स्टूडेंट आगे मतलब आगे रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ पे वो नॉलेज नहीं मिलता है जो कॉर्पोरेट में यूज होता है, तो वो नॉलेज उनको यहाँ पे 500 में मिल रहा है बेसिकली एक छोटे से कोर्स में। और वो अगर वो इनरोल कर लेते वो घर पे खुद से सीखते। अगर आपको खुद से सीखने की आदत है, सेल्फ लर्निंग की आदत है, तो आपको इतना फीस, क्योंकि सीखना तो आप ही को है, बस आपको मुझे प्लेटफॉर्म फीस देनी है और मेरा थोड़ा सा जो मेरा मेहनत लगा है उसका चार्ज, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाई लाइक मैंने सोचा कि यार इसे थोड़ा सा इसी प्राइस में हम लोग ये करते हैं ताकि मोर ऑडियंस तक हम पहुंचे, तो हमारा बाकी का खर्चा भी जो सेटअप का है वो भी निकल जाएगा, एंड साथ में एक हमारा क्या बोलते हैं ना, लोग दुआएं भी देंगे बेसिकली, क्योंकि वो उनके लाइफ में कुछ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतने से अमाउंट भर के इतना बड़ा रिफ्लेक्शन, क्योंकि उन्होंने क्लासेस, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी यही ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस लगाए और वो छोड़ दिए मेरे कोर्स की वजह से, क्योंकि उनको पता चला कुछ भी नहीं सिखा रहे, यहाँ पे तो देखो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऑनलाइन ही कर लेते, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर आजकल सब अरेंज कर सकते हैं अपने घर पे और वो अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो इसी की वजह से बेसिकली लोग अभी ऑनलाइन सीखने में बढ़ रहे हैं। और कोरोना के बाद से तो मेरा जो है ना बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर के कोर्सेज तो सेल तो हो चुके और यूट्यूब की वीडियोज़ भी बूम हो चुके। यस, फैंटास्टिक सर। और अभी इतना सब चलाना है तो इसके पीछे फैमिली और टीम, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी टीम और आपकी फैमिली आपको इस पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट करते हैं? बेसिकली यूट्यूब चैनल के लिए तो पहले फैमिली ही आती है, क्योंकि टीम नहीं थी तभी, मैं वन मैन था लेकिन वन मैन में मेरी वाइफ जो थी सी इज़ वेरी, मतलब लाइक वहाँ पे हर एक काम के लिए वो हमेशा सपोर्टिव थी। तो देर वॉज लाइक 2018-19 का सिचुएशन, 19 का ले लो, 19 का ही ले लो। 19 में मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं कहीं पे स्टक हो गए थे, मतलब 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मतलब स्टक हो गया था, तो बढ़ी नहीं रहते। एंड मैं थोड़ा सा सोचा कि यार और मेहनत करूँ, तो फिर मैंने मेहनत चली एंड लाइक मेहनत चालू किया। और वो प्रेग्नेंट थी तभी, तो वो क्या था कि जब भी करना था ना ऐसा कुछ, तो मुझे फैन बंद करना पड़ता था जी। तो फैन बंद रख के मुझे शूट करना पड़ता था। एंड उनको फिर वो, और हम लोग रहते थे 1 रूम किचन में, अभी तो थोड़ा सा अच्छा हो गया हमारा लेवल बट 1 रूम किचन में फैन बंद रखेंगे, फिर वो एकदम सफोकेशन, फिर भी वो वहाँ पे ना। और कब करता था ये मैं जॉब से आने के बाद, बाप रे, मतलब जॉब 8 बजे आ गया, खाना वगैरह खा लिया और फिर 9-10 बजे अपना सेटअप चालू किया शूटिंग का तो 10 बजे के बाद 1-1.5 घंटा शूटिंग चलता था, 1.5 घंटा। तो फिर उनको एटलीस्ट वो गर्मी सहनी पड़ती थी, रात को बाहर भी नहीं जा सकते ऐसे सिचुएशन में। तो वो उन्होंने वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया एंड दैट इज़ मेन पार्ट एक्चुअली। आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी उन्होंने ना कहता यार ये मत करो बोला होता, तो फिर मैं वहाँ पे आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी था तभी कि चैनल के ऊपर कंटेंट रेगुलर आ जाए। तो कंटेंट रेगुलर आने के लिए मुझे दिन भर जॉब करने के बाद शाम को वीडियो और रात को 3 बजे तक मेरा एडिटिंग रहता था। तो जब सुबह मैं उठता था तो मेरा टिफिन रेडी रहता था, सब कुछ रेडी रहता था मेरे लिए, और फिर से ऑफिस। तो ये जो 1-1.5 साल का थोड़ा सा फेज था ना, मुझे पता चलता यार ये ज़्यादा नहीं जाने वाला, 1-1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1-1.5 साल का फेज मुझे थोड़ा सा ये रहा क्रूशल, और वहाँ पे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। रही बात टीम की, 2020 के बाद से मैंने सोचा कि यार अभी जॉब छोड़ना है। मैंने 2020 फरवरी में टाटा बाय बाय किया और उसके बाद मार्च में तो कोरोना आ गया, तो वो इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। तो मैंने, क्या बोलते हैं ना, भगवान पहले से आइडिया देता है कि यार कर लो, आप ये कर लो, तो मैंने पहले ही जॉब छोड़ दिया था और मैंने चालू किया था कि कुछ करना है। तो कोरोना आ गया था, तो मैंने खुद ही वेबसाइट पहले डिज़ाइन कर ली कि मुझे करना है कि यार लोग ऑलरेडी कमेंट में मुझे पूछ रहे सर आपका कोई कोर्स है क्या जी। तो वो देख के मुझे लगता था यार इनके लिए कोर्स रहना चाहिए। जब मैंने पहला कोर्स खुद डिज़ाइन किया, वेबसाइट खुद ही मैंने बनाई, कोई टेक्निकल ज़्यादा लगा नहीं, खाली वेबसाइट होस्टिंग के पैसे लगे थोड़े बहुत, तो वो तो यूट्यूब से चैनल से पेमेंट आता था मेरे पास। एंड जब मैंने पहला कोर्स लॉन्च किया उस पर, तो मैं 99 रुपीज़ में कोर्स लिटरली मैंने दे दिया। और मैंने देखा कि यार 99 रुपीज़ में लगभग 60,000 एक महीने के अंदर अर्निंग हो गया, मतलब 60,000 मतलब 6,000 लोगों ने इनरोल कर लिया 99 रुपीज़ कोर्स। तो मैंने सोचा यार लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है इसमें, और 6,000 लोग, मतलब एक महीने के अंदर इतना मेरा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो मुझे इसके लिए टीम ही चाहिए, क्योंकि उनके डाउट्स आएंगे अभी इतने सारे लोगों के, ये सारा रहेगा, कुछ प्रैक्टिस फाइल नहीं मिल रहा है ऐसा। तो मैंने फिर धीरे धीरे एक ना टीम को ये किया। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे उनसे मैंने ये किया, जो जैसे आसिफ सर है, वो मेरे पास कोरोना के पीरियड में ज्वाइन हो गए थे कुछ दिनों के लिए, आसिफ सर, क्योंकि वो तभी उनका इंस्टीट्यूट बंद था जो जहाँ पे वो काम कर रहे थे। उसके बाद भूषण करके है, फिर राम जीवन करके है, ऐसे एक टीम मेंबर ज्वाइन करते गए। और फिर मुझे लगा कि यार अभी एडिटिंग में अकेला क्यों करूँ, राइट। तो एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी ये चाहिए। तो मेरे एक पुराने स्टूडेंट मुरारी करके थे, तो उन्होंने भी, जो अभी कैमरे के पीछे अवेलेबल है हमारे तो उन्होंने भी बेसिकली हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने अपना एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया।
मेरे पास, क्योंकि उनको मैंने उस तरह से मोटिवेट किया। मोटिवेट करना भी आता है क्योंकि उनका पैशन था फोटोग्राफी वगैरह, और मुझे पता था कि वो कर पाएंगे। और फिर उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखा, तो आज के जो वीडियो एडिटिंग सभी के सभी वीडियो एडिट होते हैं बेसिकली चैनल के ऊपर, वो सब वही करते हैं। तो ऐसे टीम बहुत सारे लोग ऐसे ना यहाँ पे जमा हो गए, 10 से 12 लोगों की टीम है अलग अलग। तो ये सब धीरे धीरे है ना होते गया बेसिकली। और टीम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आज कुछ भी है। तो वो एक एक्चुअली होता है ना, एक कंपनी बोलते हैं ना, तो जैसे एक क्रिकेट प्लेयर में एक प्लेयर भी अच्छा नहीं खेल रहा है क्रिकेट में 11 में, एक भी अच्छा नहीं खेल रहा है, वो कैच छोड़ देता है, तो पूरी टीम इफेक्ट होता है। तो वैसे यहाँ पे है, अगर आपके जो ना टीम मेंबर में एक भी अच्छा काम नहीं कर रहा है ना, तो पूरे टीम के ओवरऑल बिजनेस बैलेंस बिगड़ जाता है बेसिकली। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो किसी का कंप्लेंट मतलब आता ही नहीं मेरे पास बेसिकली, अब देखा जाए तो वो लोग, उनको पता है कि करना क्या है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिला है, उनको पता है कि यार अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। एंड बहुत सारे डाउट ऐसे कि वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। जो कस्टमर हैंडलिंग में जो है ना, सारिका है, आकाश है, जिग्नेश, ये लोग खुद ही डाउट सॉल्व कर लेते खुद ही, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो गया बेसिकली ऐसा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। बढ़िया है सर, बढ़िया। लाइक एक कैप्टन को और उसकी पूरी टीम जब साथ है तो मुश्किलें सब हल हो जाती है। यस यस। इसी के साथ एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, इनका मोस्टली फोकस है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, यानी कि रील्स बनाना, या फिर टिकटॉक पहले बीच में बहुत पॉपुलर हो गया था। तो आप ऐसे कंटेंट को किस तरह देखते हैं? मतलब अभी आपके वीडियोस तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कोर्स के वीडियोस हैं, जो मे बी 1 घंटा आधा घंटा उस लेवल के होंगे, बट लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। रील्स 90 सेकंड्स to 60 सेकंड्स में चल रहे हैं। तो ये आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्या आपने भी रील्स का तरीका अपनाया है? कैसा है? लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। बेसिकली पहले तो जब रील्स या शॉर्ट्स आए थे, तो मैं उनकी तरफ से थोड़ा सा निगेटिविटी मतलब मेरी थी, यार 60 सेकेंड्स में कौन क्या सीख पाएगा। अभी भी वैसे ही है, 60 सेकेंड्स में कौन क्या सीख पाएगा, ऐसा मुझे लगता था। एंड मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैंने देखा कि यार टाइम टू टाइम लोग बहुत सारे रील्स वगैरह आ गए, बहुत सारे जो मैं जिनको फॉलो करता था ऐसे यूट्यूबर भी अपने रील्स डाल रहे हैं। मतलब वो बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड से है या कोई भी अलग अलग बैकग्राउंड से मैं देखता था। तो मैंने देखा खाली इंटरटेनमेंट नहीं, ये कंटेंट भी चलने वाले। तो मैंने भी फिर अन्ना को लेके अलग से रील्स चालू किए, जिसमें मैं शॉर्ट टिप्स बताने चालू किया। वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखिए ऑडियंस का अटेंशन स्पैन, मतलब बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है इसने लोगों को ऐसा बना दिया है। लोग वैसे नहीं थे, लोगों को तो बड़े कंटेंट मिलेंगे तो बड़े सीखेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने शॉर्ट कंटेंट दे दिया और लोगों को वैसे बहकावे में ला दिया कि भाई ये यही देखो, नेक्स्ट 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 स्क्रॉल करते जाओ, क्योंकि वो आप रहोगे वहाँ पे, टिके रहोगे। इसलिए क्योंकि एक कंटेंट आप देख के, जैसे आप एजुकेशनल कोई भी कंटेंट देखते हो, एक आधा घंटा देखोगे तो आपको थोड़ा सा इधर दर्द होना चालू होगा। रीजन बिहाइंड इट कि वो एजुकेशनल है, वहाँ पे आपको ब्रेन यूज करना पड़ रहा है। और जब एंटरटेनमेंट होता है ब्रेन यूज करना नहीं, बस ब्रेन तक जा नहीं रहा है ना सिग्नल, बस स्माइल करना है, हंसना है, ओके। एंड लाइक एंटरटेनमेंट तो ठीक है यार, आप एंटरटेनमेंट करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का, लोग इसमें ज्यादा ही डूब रहे हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं चलता है कि यार उन्होंने ओपन किया मोबाइल एंड देयर लिटरली स्क्रॉलिंग फॉर 1 आवर, टाइम निकल जा रहा है। सही बात। और 1 घंटे के बाद उनको पता यार 1 घंटा तो चला गया, और बाद में वो फ्रस्ट्रेट यार कुछ अलग काम के लिए मोबाइल ओपन किया था, मैसेज देखने के लिए ओपन किया था किसी के, और डिस्ट्रैक्ट हो गया। और डिस्ट्रैक्ट वो टेक्नोलॉजी उनको कर रही है, उनको पता भी नहीं चलता है। सही बात। बेसिकली वहाँ पे एआई ही बैठा है बैकग्राउंड में, सब कुछ एआई कर रहा है कि आपने ये कंटेंट देखा, अच्छा आपने ये पर्टिकुलर फुटबॉल का कंटेंट देखो, आपको फुटबॉल की वीडियो दिखाएगा पूरा। सही बात, राइट। आपने एक पर्टिकुलर ये देखा कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ भी एक इंसान एक चेयर हटा रहा है और वो गिर रहा है, ऐसे कुछ आपने प्रैंक वीडियो देखे या कुछ देखा, तो वैसे वीडियोस आपको आएंगे और आप वैसे ही बनते जाओगे बेसिकली। तो इस टेक्नोलॉजी को कितने हद तक आपने इसमें घुसने देना है, वो आपको ध्यान देना है। राइट, वो प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को बहुत फेस हो रहा है। तो मैंने देखा कि यार शॉर्ट्स बनाने चाहिए, तो मैंने शॉर्ट्स बनाए, उससे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, क्योंकि लोगों को पता चला कि यार हाँ एक्सेल का एक चैनल है जहाँ पे बड़े वीडियोस भी मिल सकते हैं। हर एक शॉर्ट में मैंने एंडिंग में बोला कि भाई आपको अगर ये डिटेल वीडियो देखना है, सो गो एंड विजिट माय चैनल, यू विल गेट ऑल द डिटेल कंटेंट्स। तो जिनको सीखना है वो शॉर्ट की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो लोग उधर डाइवर्ट हो रहे थे, वो चैनल पे आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो शॉर्ट कंटेंट के मैं अभी खिलाफ नहीं हूँ, बट क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये पहले तो खुद को जज करना चाहिए कि भाई यार ये मेरे काम का है या नहीं है। वैल्यू एडिंग कंटेंट ही नहीं है, कोई कुछ भी अपनी लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है एंड यू लिटरली स्पेंडिंग टाइम, तो भाई उसकी लड़ाई झगड़ा देखने का मतलब है क्या है? सही बात। उसका आपके लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हो रहा है एंड आपकी प्रॉब्लम क्या है, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपके प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम यार आपका बॉस डांटता है आपको क्योंकि आपको ये चीज आती नहीं है, सो यू शुड हैव टू लर्न दैट थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। सुपर सर। अभी इतना सब मैनेज करते हैं आप, तो एक चीज है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी के साथ रहना पड़ रहा है। स्क्रीन्स है, बोल दीजिए कैमराज है, शूट इक्विपमेंट है, तो इस सब में आप
आराम कब करते हैं, आपका स्लीप टाइम कैसा है, आपका हेल्थ कैसे आप संभालते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. विद टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स वी आर गोइंग अहेड फास्ट, बट कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो लाइक इम्पैक्टिंग अस ऑन आवर हेल्थ. तो आप हेल्थ कैसे संभालते हैं? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी इन द लाइक लास्ट कुछ दिनों में था. अभी मैंने थोड़ा सा एक्चुअली फोकस किया उसके ऊपर. जी. मैंने समझा कि यार सब कुछ काम पे ध्यान, पैशन की वजह से ऐसा होता है कि मैं एक बार कंप्यूटर पे बैठा, सपोज कोई मैं अभी चैट जीपीटी का अभी मैं कंटेंट बनाता हूँ बहुत सारे, तो एक क्यूरियोसिटी रहती नहीं कि यार चैट जीपीटी ये करता है, वो करता है, वो करता है. मतलब कब 2 घंटा 2.5 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता. जब आप अलग अलग प्रॉम्प्ट देते हो, ये प्रॉम्प्ट नहीं चला दूसरा देते, ये प्रॉम्प्ट नहीं चला दूसरा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लाइक आपके हेल्थ पे ध्यान ही नहीं रहता है. सही बात. आप बैठे, क्योंकि वो तो बैठ के काम करना है एंड यू आर लाइक क्यूरियस अबाउट दैट कि भाई ये करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है. तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ. मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारा, बट हेल्थ का थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं मुझे वो नोटिस हुआ लास्ट 3-4 महीने में. मैंने नोटिस किया कि भाई हेल्थ, तो तभी से मैंने थोड़ा सा टाइमिंग जो कंप्यूटर के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा था वो मैंने कम कर दिया. मैं बस अभी लेक्चर्स और कुछ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो वो करता हूँ. एंड इवन यूट्यूब चैनल को भी मैंने अभी वीकली बेसिस पे शेड्यूल कर दिया ताकि मैं हेल्थ भी मेंटेन करूँ, लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट दे सकूं. तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी अभी ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई ये ठीक नहीं है, तो वो मशीन पे काम नहीं कर सकते, तो पहले ये मशीन ठीक कर लो. सो नाउ लाइक वो हो गया. मैं बोलते ना, एक आ जाता है आपको एक पर्टिकुलर फेज में कि भाई अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड दैट्स व्हाई लाइक मैं हेल्थ के बारे में अभी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया हूँ. एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ. फैंटास्टिक सर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गाइस कि हेल्थ बहुत मैटर करेगी. If you are with technology, of course technology is going to give you chat GPT, Google Bard या Bing AI, बहुत कुछ है, but health भी बहुत मैटर करती है. and of course we have to take care of our health as sir has rightly said. Yeah. इसी के साथ साथ सर यंग क्रिएटर्स जो अभी शुरू करने जा रहे हैं, समझिए अभी यूट्यूब आज कल परसों ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इनको कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसा इनका कंटेंट होना चाहिए? क्वालिटी पे आप बहुत फोकस करते हो, तो क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताइए. डेफिनेटली. अभी कंटेंट क्रिएशन में लोग सभी एंगल से नहीं देखते हैं जी, और कुछ लोग की सभी एंगल से देखते हैं और वो शुरू नहीं करते. मतलब 2 चीज़ें होती है. जैसे कि उनको लगता है यार मेरा वीडियो पूरा परफेक्ट होना चाहिए तब मैं वीडियो डालूंगा, और कुछ लोग होते हैं कि यार चलो चालू कर दिया हो. तो पहले तो एक तो चालू करना है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस सभी मिलने वाले नहीं है. आपको तुरंत तो एकदम DSLR कैमरा, तुरंत एकदम क्या बोलते हैं ना, ऐसा वायरलेस माइक वगैरह जैसे रहता है पॉडकास्ट वाला, वो सब चीज़ें तुरंत नहीं मिलेगी. जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ नहीं था. मैंने तो USB कैमरा का माइक यूज़ किया था, छोटा सा एक USB कैमरा था, उसमें माइक रहता था और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आगे बढ़ा. एंड अगर आपके पास अभी मोबाइल, एक छोटा सा अच्छा मोबाइल है जिसमें आप शूट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको शुरुआत करनी है. और जब आप शुरुआत करोगे तो देखना है कि आपकी वीडियो को, मैं क्या करता था, मेरे खुद की वीडियो जब शूट करता था बेसिकली, तो खुद दोबारा देखता था, 2 बार 3 बार देखता था, रिव्यू देखता था कि भाई इसमें क्या गलती. तब मुझे पता चला यार इसमें नॉइज़ आ रहा है, तो मैं फ़ैन बंद करके शूट करने लगा. फ़ैन बंद करके शूट हो गया, ठीक है ये माइक अच्छा नहीं, दूसरा माइक देखते हैं. तो मैंने थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया. मतलब कहीं पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था. मेरे जो रेगुलर जो बोलते हैं ना, हाँ नीड्स, बेसिकली रेगुलर जो अनवांटेड खर्चेज बोलते हैं अपने जैसे भी, तो वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ किए मैंने. और मैंने इसके लिए खर्चे किए कि मैं यार मुझे लैपटॉप चाहिए एडिटिंग के लिए, मुझे मोबाइल चाहिए शूट के लिए, मुझे माइक चाहिए अच्छा था, तो बोया का माइक मैंने वहाँ पे लिया, फिर उसके बाद शूट किया. तो बेसिकली आपको देखना है कि पहले माइक, ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल तो यूट्यूब में इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, यू शुड गो फॉर फर्स्ट ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी. जी. तो आप एक अच्छा सा मोबाइल और अच्छा सा माइक जो बोया का लेंगे तो भी चलेगा, 1000-2000 में मिल जाता है, बट उतना तो आपको स्पेंड करना चाहिए. आप डायरेक्टली कैमरा वहाँ पे मोबाइल रखोगे, यहाँ पे बोलोगे तो बीच में बहुत नॉइज़ आ जाता है, वो माइक इतना कैच नहीं करता है. तो ये 2 चीज़ें तो आपको पहले रखनी चाहिए. वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, इसे ध्यान देना है, क्योंकि उसका जो AI टूल है ना, आपका वीडियो जब अपलोड होता है ना, तो प्रोसेसिंग एक चीज़ अभी यूट्यूब ने डाल दी है. प्रोसेसिंग में वो सब चेक करता है कि कंटेंट किस तरह के है, कंटेंट में नॉइज़ है, कंटेंट में क्या मतलब किस तरह से कंटेंट डाले उन्होंने, क्या कॉपीराइट कंटेंट डाले किसी के और के नहीं है, वो सब चीज़ें, और वो सब चीज़ें प्रोसेसिंग में चेक होती है. तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन है कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो. तीसरा है कि किसी भी कंटेंट को आप अपना मत बना लो. बहुत सारे लोग ऐसे किसी और का कंटेंट उठाए वीडियो डाल दिया थोड़ा सा कुछ म्यूजिक, वो सस्टेनेबल नहीं है. सही बात, कुछ नहीं है. मतलब आप कितनी देर करोगे ऐसा, एक दिन तो यूट्यूब आपको स्ट्राइक लगा देगा, 3 स्ट्राइक आगे खत्म चैनल, कुछ मतलब ही नहीं उसका. तो आपको अपने खुद के कंटेंट पे ये पहले ही रिसर्च करना है कि भाई मैं मेरे जेन्युइन कंटेंट लेके आ जाऊँ. राइट, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. ढेर सारे मार्केट में अलग अलग नीश टॉपिक है, नीश अलग अलग डोमेन है. तो आप उसमें जाओ, वो कंटेंट को ले लो, और उसके बाद ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मेंटेन करो, और ये सारी चीज़ें पहले सीखो. डायरेक्टली वीडियो बनाने मत बैठो, गो एंड लर्न इट.
यूट्यूब पे अवेलेबल है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या कहाँ से खरीदना चाहिए. इवन आई हैव डिजाइन द कोर्स यूट्यूब गाइड कोर्स. तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई कि कैमरा, माइक, एंगल कैसे होना चाहिए, अगर आप ग्रीन स्क्रीन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए बेसिकली. एंड ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है ऑलरेडी. आपको इसका लर्निंग करना चाहिए जो अभी यूट्यूब पे आना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे देन यू विल नॉट एनीवेयर. लाइक आप एक एग्जांपल ले लो, हमारा एक मराठी चैनल है जो कि मेरी वाइफ और उनकी मम्मी हैंडल करती है. एंड लाइक उन्होंने काफ़ी अच्छा बूम किया. अभी जो दिवाली में एक वीडियो डाला तो लगभग 5 दिन में 1 लाख व्यूज आ गए. एंड रीजन बिहाइंड इट उनके लिए गाइडेंस मिला. क्योंकि वो गाइडेंस जो है उनको मिला कि भाई क्या करना चाहिए उस वीडियो के लिए. तो मैंने बोला कि आपकी वीडियो में क्या होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए. तो एंगेजिंग कंटेंट कैसे होंगे, एंगेजिंग कंटेंट तभी होंगे जब 2 फेस आएंगे. आप अकेला बोलते रहोगे तो मतलब नहीं. उनकी मम्मी अकेला आके बोलती थी कि आज ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं, बट वो लोगों को अरे सब वैसे बोल रहे हैं यार, कुछ तो होना चाहिए. तो मैंने बोला 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो. फिर 2 जन आगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गया. लोग एंगेजिंग कंटेंट को देखते हैं. जब मल्टीपल फेस आपके इसमें आ जाते हैं वीडियो में तो यूट्यूब भी देखता है यार मेहनत बहुत ज़्यादा है, उनका एआई टूल भी डिटेक्ट कर लेता है. एंड वो यूट्यूब आपको प्रमोट करने वाला एक ही है, यूट्यूब का ब्राउज फीचर होता है. जैसे ही वीडियो थोड़ा सा चलने लगा, लोगों ने देखा, जैसे आपने शेयर किया लोगों के साथ, आपने व्हाट्सअप शेयर किया, आपके पास जो फेसबुक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, शेयर किया. एंड नाउ यू लाइक आपका 10 मिनट का वीडियो एंड लाइक लोगों ने 3 से 4 मिनट देख लिया एटलीस्ट. इंट्रो आपने बहुत कड़क बनाया था, इंट्रो एकदम एंगेजिंग था. कंटेंट उनके काम की नहीं है लेकिन इंट्रो बहुत एंगेजिंग है, इसलिए वो इंट्रो देख के खुश हो रहे हैं. तो वो यूट्यूब देख रहा है कि यार इनका इंट्रो इतना, इनका वीडियो अच्छा चल रहा है, 3 से 4 मिनट देखा जा रहा है, वो अच्छा टाइम माना जाता है बेसिकली. तो 10 मिनट में इतना परसेंटेज, 3 से 4 मिनट मतलब बहुत अच्छा. तो फिर वो यूट्यूब क्या करता है, वो वीडियो रिकमेंड करेगा. यस, रिकमेंड करता है लोगों को, ब्राउज फीचर में ये प्रमोट कर देता है बेसिकली. तो आपको कुछ जरूरी नहीं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ऐड लगा देते हैं, जरूरी नहीं उसका, क्योंकि ऐड लगाने के बाद वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट भी नहीं होता है टाइम. सही बात. तो ऐड बीट लगाना नहीं है, आप अपनी खुद की मेहनत को थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम दो. एक तो वो चीज़ होती है, दूसरा क्वालिटी कंटेंट वगैरह, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं होती लोगों के पास. लोग क्या होता है प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी क्यों. एक तो कंसिस्टेंसी रीजन ऐसा है कि लोगों ने जो टॉपिक चूज किया ना, वो एक ही कंटेंट अवेलेबल है, 2 ही कंटेंट अवेलेबल है, अब आगे क्या बनाए, इसके लिए कंसिस्टेंट लिमिटेशन. फिर रिसर्च करते फिर बनाते, ऐसा होता है. ये पहला प्रॉब्लम. दूसरा ऐसा है कि वो लोग यूट्यूब को सेकेंडरी देते हैं. अगर आप कर रहे हो तो प्राइमरी करो. आपको करना है ना कुछ लाइफ में, आपको लगता है ना कि यार इससे लाइफ चेंज होगी, वो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देगा. जब एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है कहीं पे तो वो आपको प्रैक्टिस के वीडियोस नहीं दिखते, वो जो डायरेक्ट मैच खेलता है तब वीडियो दिखता है. उसका रिजल्ट तब, अरे इसने 100 बना लिया, अरे लेकिन 100 के पहले देखो सुबह उठ के क्या किया उसने. सुबह 4 बजे उठ के वो क्या कर रहा था, जर्नी नेट में. हाँ, नेट में वो 2 घंटा 3 घंटा पूरा पसीना बहा रहा था. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी जर्नी दिखाई नहीं देगी किसी को, लेकिन जब आप करोगे एंड रिजल्ट विल कम, लाइक आउटपुट आपको बाद में मिलने वाला है. तो इसलिए आपको पेशेंट रखना है, कंसिस्टेंट रहना है कि भाई हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे हो तो उसी टाइम पे 2 वीडियो कंटिन्यू डालो. मैं रोज एक वीडियो डालता था जब मेरा चैनल इन दैट स्टेज में था. तो रोज एक वीडियो डालता था क्योंकि मुझे पता था ऑडियंस को जाने नहीं देना है कहीं पे, बांध के रखो यार, एक नेक्स्ट वीडियो ये देखो वो देखो, उनको एंगेज करके रखा था अपने अलग अलग वीडियोस. तो आप जितना बना सकते हो उतना बनाओ. 2 वीडियो बनाओ, हफ्ते में 1 बना रहे हो तो 1 बनाओ, बट कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन. तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है. एंड अगेन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करना है, कौन से टाइम पे अपलोड करना है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, कौन से टाइम में देख सकती है. जैसे मैंने किचन की बात की, उनका माइले की किचन है चैनल का नाम, तो वो बेसिकली वो लोग कौन से टाइमिंग में हाउस वाइफ देखेंगे ना. अब मैं थोड़े देखूंगा उनको, आप थोड़े देखेंगे, बट उनको मैंने बोला कि कौन सा टाइमिंग, उन्होंने रिसर्च किया फिर उसके ऊपर. तो उन्होंने टाइमिंग देखा कि यार हाउस वाइफ कौन से टाइम में फ्री रहती है, सुबह तो नहीं रहेगी, हाँ आफ्टरनून में. तो उन्होंने आफ्टरनून में वीडियो अपलोड चालू किया. आपने बराबर गेस कर लिया. तो उन्होंने आफ्टरनून में वीडियो चालू किया, उठ का 1 बजे के बाद वो वीडियो अपलोड कर देते. और मेरा वीडियो कैसे, मैंने देखा कि यार मेरी ऑडियंस कभी फ्री होती है 5-6 बजे के बाद, तो मुझे तभी वीडियो अपलोड करना चाहिए. तो ये बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाता है. उसके लिए आपको सिस्टमैटिक वे से यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है. यू विल कम टू नो टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग यू विल कम टू नो. बट लाइक आपका पहले फोकस होना चाहिए, करना है भाई, अंदर से रहना चाहिए कि यार करना है, कुछ तो कर दे. फैंटास्टिक सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सामने रखा. और मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपने लर्न मोर से शुरू किया और अभी मैं skillcourse.in देख रहा हूँ, तो ये जर्नी क्या है? बेसिकली अभी कैसे है कि लर्न मोर ये हमारा चैनल है, एंड आई एम नॉट गेटिंग डोमेन ऑफ लर्न मोर. बेसिकली लर्न मोर का डोमेन अगर आप सर्च करोगे, इट इज लाइक ऑलरेडी टेकन.
एंड फिर मैंने बोला यार वी हैव टू स्टार्ट विद ब्रांड, कुछ जी। तो अपना एक ब्रांड रहना चाहिए। एंड आई हैव स्टार्टेड सेलिंग कोर्सेज, लाइक जो है कोर्सेज मैं देना चालू किया था स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा यार कुछ ब्रांड होना चाहिए, तो स्किल्स में पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ ब्रांड होना चाहिए। तो स्किल कोर्स करके हमने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया Okay. और उसी एप्लीकेशन पे हमारे सारे ना कोर्सेज आते हैं। और ब्रांड इसलिए होना चाहिए बिकॉज देखिए यूट्यूब के ऊपर तो आपका एक नाम हो चुका है अभी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल अगेन, क्योंकि यूट्यूब ये थर्ड पार्टी है, आपकी ऑडियंस नहीं है वहाँ पे। सही बात है। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर देयर, लाइक ऑडियंस किसी और की है, यूट्यूब की ऑडियंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, वो कुछ भी पॉलिसी निकाल सकते हैं, भाई ये नहीं करना है आज से, वो नहीं करना है आज से, आपको रुकना पड़ेगा, राइट। तो मैंने सोचा यार ये ऑडियंस तो दिख रही है लेकिन ये मेरी ऑडियंस नहीं है, ये ऑडियंस मुझे फॉलो करती है बस। तो ये फॉलो करने वाली जो मेरी खुद की ऑडियंस है उसे मुझे अलग जगह पे मेरे प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, जहाँ पे वो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे, जो भी उनके सवाल है वो मुझे पूछ सके। तो वहाँ पे हमारे ऐप पे चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ से वो लोग अपने सवाल पूछते हैं, या फिर जो भी कोर्सेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी पूछते हैं और हमारी टीम उनको रिप्लाई देती है। तो बेसिकली कुछ सवालों के रिप्लाई मैं भी देता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चलता मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे एक्चुअली पता चला तो पता है ना सर, कॉल पे बात कर सकते हैं। तो इतना सबको टाइमिंग देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्यार तो सभी करते हैं बट सबको टाइमिंग, हमें रिसर्च भी करना होता है ना, आगे कंटेंट अच्छा कंटेंट देना है तो हमें पहले फोकस अपने आप को रखना पड़ता है। तो बेसिकली स्किल कोर्स की जर्नी फिर वहाँ से चालू होगी एंड स्किल कोर्स धीरे धीरे अभी इट इज़ इन अ ग्रोइंग फेज एंड इट इज़ लाइक एक्चुअली क्या बोलते हैं बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ फंडिंग। तो वो उसमें क्या होता है फिर वी आर नॉट गोइंग टू गिव क्वालिटी टू स्टूडेंट्स, लेकिन अगेन मैं बिजनेस पे ही फोकस करूंगा, भाई अभी इतना फंडिंग मिला है, इतना बर्न करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, इतना ये आना चाहिए रेवेन्यू। आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, बस मैं ये करना है कि बस ये करना है, ये अपना स्टूडेंट को क्वालिटी मिले, दैट इज माय फोकस बेसिकली। क्वालिटी पर ही मुझे एक पॉइंट और याद आता है, ISO सर्टिफाइड है स्किल कोर्स जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है एंड पूरी टीम क्वालिटी ओरिएंटेड है। जैसे उन्होंने बताया कि ही इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एजुकेशन रादर देन बिजनेस, एंड उसी पर्सपेक्टिव उसी एंगल को लेकर सर काफी मेहनत कर रहे हैं। राइट, फैंटास्टिक सर, पूरी जर्नी हमने आई थिंक कवर कर ही ली है। इसी के अलावा आपको ऐसा अगर कोई पॉइंट लग रहा है कि जो आप बताना चाहेंगे, बिकॉज टुडेज कॉन्वर्सेशन इज लाइक we are sharing it to everyone, not just a kid or not just someone who's very senior, but ऐसा भी कोई देख रहा होगा जो शायद लाइफ में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो उसके लिए भी ये एक इंस्पिरेशन है। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द एंड, आपको इंस्पायर कौन करता है? खुद। ओके, ये सवाल का जवाब यही बोलूँगा, क्योंकि जब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ या मुझे लगता है यार अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ something will not work, everything will not work for you, correct, but like उसमें से ढूंढना है कि something will work for you। तो मुझे ये देखना है कि अगर ये चीज़ मैंने की, ये वीडियो मैंने डाला यार, ये मेरे लिए काम नहीं किया, व्यू नहीं किया, या कुछ भी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ढूंढता हूँ ऐसा कि जो मेरे लिए काम करेगा। तो उसके लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड एक रिपीटेड वीडियोज़ म्यूजिक या रिपीटेड संदीप मिश्र का कोई वीडियो जो है मॉर्निंग अफर्मेशन, वो सुनते रहता हूँ। एंड लाइक वो खुद से मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन अगेन रिचार्ज हो जाती बैटरी, रिचार्ज होने के बाद फिर से लगता है कि यार ये करो। एंड लाइक मैं पहले सोचता हूँ कि भाई अभी जब भी आपका प्रॉब्लम मतलब होता है कि हमें जो करना है ना वो हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं दुनिया भर का जो से टेंशन स्ट्रेस, ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है ना उसके लिए स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। रात को सोते समय वही रहता है, सुबह उठने के बाद वही रहता है, तो दिमाग में आपकी वो चीज़ रहनी चाहिए जो चीज़ आप बनना चाहते हो जी, जो आपका ड्रीम है। आपके दिमाग में कुछ और ही भरा पड़ा है और आप बनना चाहते हो कुछ और, बॉडी वैसे काम ही नहीं कर पाएगी। सही बात। तो आपके दिमाग में कंटिन्यू ऐसा होना चाहिए। तो मेरे पास था कि भाई मुझे अभी सपोज ये चीज़ करनी है, एक वीडियो ऐसा बनाना है, तो मैं दिन भर वही सोचूंगी यार इसका स्क्रिप्ट नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही कुछ क्लिक हो गया कि यार ये स्क्रिप्ट बढ़िया लगा, लिख लिया, पेन पेपर लेके लिख लिया। तो ये बेसिकली होता है आपका एक अपने आप को मोटिवेट कर। जब आप लिखोगे तो और वो लिखने का तो बहुत अपना एक बेनिफिट है, जब आप लिखोगे वो स्क्रिप्ट और अच्छी तरह से बन जाता है। आपको लगता है यार ये गलत वर्ड लिखा, कट, इसकी जगह दूसरा वर्ड लिखते हैं। तो लिखना एक बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखना चालू करो, स्क्रिप्ट लिखो, जो भी आप लिख सकते हैं, पोएम लिखो, जैसे आप लिखते हो ऑलरेडी, मैं भी पोएम लिखा करता था, अभी मैंने छोड़ दिया। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इवन जो है ना, मैं अभी भी बच्चों के लिए, जैसे मेरे टाइम निकाल के गांव के बच्चों में जो एक क्यूरियोसिटी रहती चीज़ों की, तो वो मुझे टेक्स्ट करते, मैसेज करते कि हमारा कोई प्रोग्राम है, हमें स्पीच लिख के दो। तो मैं उनके लिए स्पीच लिख देता हूँ। मैं गूगल पे जाके बिल्कुल सर्च नहीं करता हूँ, मुझे पता है मेरे पास चैट जीपीटी पड़ा है, टूल्स है, सब कुछ है, बट मुझे खुद को लिखना है, मेरे ब्रेन को मुझे ये करना है, एक्सरसाइज। एंड मैंने ऐसे लिखे हैं, जो मैंने एक मेरे ये दिया था
भाई के लड़के को एक ऐसे लिख के दिया था बेसिकली, ऐसे मतलब उसको बोलना भी था लिखना भी था बेसिकली। सो उसके बेसिकली जब उसने ये प्रेजेंट किया तो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हो गया। फैंटास्टिक। उस पर्टिकुलर ऐसे, क्योंकि वो मैंने कंप्यूटर, मेरा पैशन था, सब्जेक्ट था और उसी के ऊपर बनाना था, तो मैंने ऐसी चीज़ें लिखी थी। उसमें बाहुबली मूवी का भी एग्जांपल दिया था कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो वो उनके जो जितने भी सिलेक्टर थे उनको बहुत ही मतलब पसंद आया। गया। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिखने में थोड़ा सा पावर है, चलो चालू करते इसे भी। तो वो ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप लिखते रहो, कुछ लिखा करो जो सोच आ रहा है, जो दिमाग में मतलब जो भी सोच विचार है आप अपने पेपर पे डाल दो उसे। सुपर्ब आइडिया, बिकॉज आपने इतने लोगों से इतने साल तक बातें की है, सिखाया है उनको, तो आपकी खुद की एक कम्युनिकेशन स्टाइल, एक बोलते हैं ना, आपका तरीका बन गया है समझाने का लोगों को, और वो आपको आगे ले जा रहा है। दैट इज फैंटास्टिक अगेन। एंड इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर कि आगे क्या, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू अहेड? मेरा सिंपल सा प्लानिंग है बेसिकली। आई जस्ट वांटेड टू गो लाइक अपना जो अभी ये जो चल रहा है सर्कल, मैं कभी भी मेरे टीम को प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि भाई ये ही होना चाहिए, आज 8 बजे तक बैठो, 9 बजे तक बैठो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं कहता हूँ कि आप कर सकते हो क्या, आपको लगता है कि आपका ये पैशन है, आप उस चीज़ में पैशन है, तो वो सब्जेक्ट आप ढूंढो और वही काम आप करो। पहली चीज़ तो ये रहती है। सही है। दूसरा, फिर मैं इसी को लेके जाना चाहता हूँ, जो स्किल कोर्स हमने अभी स्टार्ट किया है, एंड इट इज़ नाउ 12 एम्प्लॉयज़ हमारे हो गए। मैं चाहता हूँ कि इसे लेके आगे 50 बनाए, उससे 100 बनाए और 200 बनाए, ऐसा धीरे धीरे करके ग्रो करना है। बट लाइक ये भी बूटस्ट्रैप ही रहना चाहिए मेरा, क्योंकि बूटस्ट्रैप जब रहता है तो आपके पास पूरी कमांड रहती है, एंड लाइक फोर्सफुली बिजनेस या फिर पैसे कमाने के एंगल से आप नहीं सोचते हो। आप सोचते हो कि यार एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो। तो एम्प्लॉय का बेनिफिट होने के लिए मैंने तुरंत मेरी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, वहाँ पे पीएफ वगैरह सब कुछ चालू कर दिया। इतने 12 एम्प्लॉयज होने के बाद बहुत सारे लोगों के पास 15-15 एम्प्लॉय होते तो भी पीएफ वगैरह रजिस्टर नहीं करते, तो वो लोग दिखाते नहीं उनको एम्प्लॉयज़ को एज अ। तो मैंने यहाँ पे उनको यहाँ पे ये दे दिया। तो ये सारा मेरा ड्रीम है कि भाई जब मैं करूँगा तो सब एक साथ सबको लेके करूँगा बेसिकली। तो हम जाएंगे बूटस्ट्रैप में, बट धीरे धीरे ग्रो करेंगे एंड स्लोली एंड स्टडीली विल रीच दैट पॉइंट कि जहाँ पे हमारे पास 200 एम्प्लॉय भी रहे, बड़ा ऑफिस भी रहे, और वो भी ऐसा रहे कि भाई सब लोग अपने एकदम क्या बोलते हैं ना, पैशनेटली काम करे, पैशनेटली काम करे, ऐसा रहे। ऐसा नहीं रहना चाहिए बॉस आ गया भाई अभी ये काम फिनिश करना है, अभी ये देना है, अभी वो करना है, ऐसा नहीं। रिलैक्स मोड में सबके डाउट सॉल्व हो जाए, स्टूडेंट्स की क्वालिटी मिले, ऐसी सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी। बस ऐसा ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं, छोटा सा ड्रीम है, बट वो स्लोली एंड स्टडीली हमें जाना है आगे। एक एक स्टेप बड़े गोल की तरफ। बहुत बेहतरीन जर्नी है सर आपकी। एंड इसी के साथ सर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज समय निकाल कर हम सबको प्रेरित किया कि कैसे आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है, छोटी छोटी चीज़ों से कैसे सीखना है, लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे तो भी कैसे अपने आप को और बेहतर बनाना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, और फैमिली टीम इन सबको साथ में कैसे लेके चलना है। एक पॉइंट लास्ट में ऐड करूँगा जी। जो भी आप सीखो, शेयर करना तो बेसिकली मेरा फितरत में ही है, शेयर करना। मैंने बोला ना कि मैं जब नए कोर्सेज सीखता था तो मैं फ्री में शेयर कर देता जी। इवन संडे को भी मैं स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा देता हूँ बहुत सारी। तो आप जब भी कुछ सीखोगे ना तो आप हमेशा सिखाते रहो, बस दिस इज द सीखते रहो सिखाते रहो, ये हमारा स्लोगन ही है आपका। तो आप सीखोगे तो क्या आपको पता ही है, आप सीखोगे तो आप उतने के लिए याद रखोगे उसे। लेकिन जब आप किसी को सिखाने के एंगल से सीखोगे ना, आपको लगता है कि यार मुझे एक्सप्लेन करना है किसी को, तो उस टाइम पे आपका कुछ अलग ही रोल रहता है, लेवल रहता है। जैसे अभी आप मुझे कुछ सिखा रहे हो तो मुझे पता है कि यार ये चीज़ मुझे आगे जाके बोलनी है, राइट। तो हमने मैं गेम भी लेता था स्टूडेंट्स के बीच में, तो मैंने गेम लिया था, तभी मुझे पता चला कि जब एक चीज़ सपोज एक लास्ट स्टूडेंट्स को आप बोल दो और आगे वाले को आगे देखने के लिए बोलो लास्ट लाइन का, हाँ। जो कि उसे बोल दो, वो उसको बोलो कि आपको बोलना नहीं, बस मूवमेंट करके आगे पता नहीं, हाँ एक्शन वाला वो गेम आपने कभी खेला तो एक्शन से एंडिंग तक जाता है ना वो, तो कुछ और ही चीज बन जाती है, अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो पूरा डिलीवर नहीं कर पाता है, नेक्स्ट लेवल पे वो डिलीवरी बहुत हो जाता है कुछ ना कुछ। जी। तो यही रीजन होता है कि आप जब चीज सीखते हो तो पूरी चीजें आपकी याद नहीं रहने वाली, लेकिन जब आप सिखाते हो तो वो याद रहेगी, एंड दैट इज लाइक आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। So that is the message, final message वही रहेगा, सीखते रहो सिखाते रहो। Yes, fantastic. Yes. तो इसी के साथ I शुभम डुबरे would like to take your leave for now. Thank you सतीश सर, and ऐसे ही आगे आपसे सीखते रहेंगे, sure, और आगे कोलैबोरेट भी करेंगे। Definitely, sure. Thank you.